नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इसी महीने देश में बने घटिया कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने सब स्टैंडर्ड दवाओं पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब घटिया दवा पाए जाने पर दवा कंपनियों के डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी तय होगी। वो दवा बनाने में किसी चूक की जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कोर्ट का ये फैसला 2M दर्जे की दवाओं की रोकथाम करने में कितना कारगर साबित होगा। क्या इससे दवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा और दवाओं की क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। चर्चा करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीमारी में दो ही चीज काम करती है, बेहतर इलाज और कारगर दवा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बावजूद अगर मरीज को सब स्टैंडर्ड दवा मिल रही है तो उसकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। कई बार ये जानलेवा साबित भी हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण अफ्रीकी देश गाम्बिया है, जहां 2M दर्जे का कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। मामला देश के बाहर का है, लेकिन ये मामला इसीलिए अहम है क्योंकि इन कफ सिरप की निर्माता कंपनी भारत की ही थी। अब इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने 2M दर्जे की दवाओं पर सख्ती करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि घटिया किस्म की दवा पाए जाने पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का बोर्ड अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। घटिया दवा से किसी तरह के नुकसान के लिए दवा कंपनी के बोर्ड को भी जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल मामला तमिलनाडु से आया है, जिसमें सनराइज इंटरनेशनल लैब्स नाम की एक दवा कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में थायराइड की घटिया क्वालिटी की कार्बिमोजोल टैबलेट सप्लाई की थी। शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 34 के तहत कंपनी पर केस दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। दवा कंपनी के डायरेक्टर्स ने दलील दी कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के साथ रोज के कामों में उनकी भूमिका बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें इस मामले से दूर रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि दवा बनाने का फैसला पूरे बोर्ड का होता है। कंपनी की कमाई का फायदा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसी तरह नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते बाजार को देखते हुए केंद्र सरकार की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2018 में सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की सिफारिश की थी, जिसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में ही घटिया और नकली दवाओं की मार्केटिंग को लेकर नया नियम लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि दवा की क्वालिटी खराब पाए जाने पर दवाओं को बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है। इसके पहले चरण में सबसे अधिक बिकने वाली 300 दवाओं की पैकेजिंग पर QR लगेगा। इसमें 100 रुपए प्रति स्ट्रिप से अधिक की MRP वाली बड़ी संख्या में बिकने वाली दवाएं शामिल हैं। सरकार और कोर्ट की बढ़ती सख्ती से निश्चित तौर पर दवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं मरीजों की सेहत के साथ कोई दवा कंपनी या मार्केटिंग कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेहद महत्वपूर्ण ये विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों का आपसे हम करा दें। हमारे साथ हैं उर्वशी प्रसाद जी, जो कि डायरेक्टर हैं DMEO में, नीति आयोग में। उर्वशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय शुक्ला, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं जन स्वास्थ्य अभियान के। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर विरंची शाह हैं, प्रेसिडेंट हैं IDMA के। डॉक्टर शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आज की चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर शुक्ला, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो सब स्टैंडर्ड दवाओं का ये जो लगातार जो इश्यूज उठ रहे हैं और गाये बगाए छापे पड़ते रहते हैं, इस तरह के जो कंपनीज हैं उन पर क्रैकडाउन्स भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 2M दर्जे की दवाओं का कारोबार खत्म नहीं हो रहा है। अब हाईकोर्ट ने जो कहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने, वो काबिले गौर है। वो कह रहे हैं कि आप की कंपनी में नकली दवाई या सब स्टैंडर्ड दवाई, नकली तो नहीं कहेंगे, सब स्टैंडर्ड दवाई मिली है, तो इसके लिए अब बड़े से बड़ा अधिकारी यानी कि डायरेक्टर भी जिम्मेदार होगा। डायरेक्टर ये नहीं कह सकते कि साहब हम नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, हम तो डे टू डे रूटीन में शामिल नहीं थे। जिम्मेदारी सबकी तय होगी। क्या इससे वाकई 2M दर्जे का ये जो कारोबार चल रहा है उस पर कोई लगाम लग पाएगी?
हाँ, मुझे लगता है मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर दो बातों का है। एक है क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। तो सीधी सीधी बात है कि यदि क्वालिटी कंट्रोल सफिशिएंटली इफेक्टिव नहीं है, जैसा कि गैम्बिया में जो अब तक 70 बच्चों की मौत हो चुकी है, जो एक इंडियन कंपनी की बनाई हुई कफ सिरप की वजह से उससे जोड़ा गया है, तो अगर क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और बार बार देख चुके हैं। तो मुद्दा यह है कि क्या जो अकाउंटेबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल की, क्या ये सिर्फ जो क्वालिटी कंट्रोल का जो लैबोरेटरी का जो स्टाफ मेंबर है या जो क्वालिटी कंट्रोल का जो इंचार्ज है, क्या वहीं पे रुक जाता है, या कंपनी के जो सर्वोच्च पदों पे जो बैठे हुए जो उसके अधिकारी हैं, जो कंपनी से प्रॉफिट्स बना रहे हैं, जो कंपनी की ओवरऑल पॉलिसीज को तय करते हैं, जो कंपनी का ओवरऑल सुपरविजन करते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। और मद्रास हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि दोज हु आर एक्रूइंग द प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी and those who are overall in charge of the company also have a responsibility in this matter। तो मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि सिर्फ किसी लोअर लेवल के कर्मचारी को सस्पेंड कर देंगे या उसको जेल में डाल देंगे, और जो पूरी कंपनी चला रहे हैं और जो कि पूरे ओवरऑल कंपनी के सुपरविजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जरूर तय होनी चाहिए। और मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट से ये बात स्पष्ट हुई है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर विरंची शाह, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये स्प्यूरियस और सब स्टैंडर्ड्स जो फार्मास्यूटिकल्स में जितने भी ये इंसिडेंट्स हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, इन पर क्रैकडाउन भी हो रहा है, पकड़ में भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से इनका खात्मा कैसे होगा? क्या मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट जो कह रहा है कि पूरी कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी को आप जिम्मेदार ठहराइए, इससे कोई बात बनेगी, या हमें इससे आगे जाकर कुछ काम करना होगा? देखिए, जो आईडीए में है, इंडियन इंडस्ट्री है, वो पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के लिए, और इसी वजह से हम आज 200 देशों तक हमारी दवाइयां दे सकते हैं, उनकी एसेंशियल मेडिसिन की जरूरियत को हम कैटर कर रहे हैं। तो ये कहना कि बहुत बड़ा इश्यू है, ऑफ कोर्स फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट बहुत बड़ा इश्यू है, इसको टैकल करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की एक मैच्योरिटी लेवल ऑलरेडी है इंडिया में। जहां तक माननीय न्यायालय का जो ये एक जजमेंट है सनराइज फार्मा में, उसका यही कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं था या हमारा कोई रोल नहीं था। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उसका ऑलरेडी एक जो प्रोविजन है वही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं निकल सकते हैं, वो सारों को आप लॉ में ले सकते हैं। इसके आगे भी एक और दो जजमेंट थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है जो 11 अक्टूबर को जस्ट एक दिन पहले आया हुआ है, जो एक कैशेट फार्मा के केस में था। एक ऐसा जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट का है जो मई 22 में आया था, और इन्होंने भी यही कहा था कि जहां जिसका एक्टिव रोल है उनको डेफिनेटली प्रोसिक्यूट करना चाहिए। आप डायरेक्टर हो चाहे ना हो, आपने अगर एक्टिव रोल किसी भी सबस्टैंडर्ड या स्पूरियस ड्रग्स में आपने रोल प्ले किया है, तो ये एक आपका इसमें जिम्मेदारी बनती है। जहां तक ये क्वालिटी की बात है, मेरे ख्याल से दर्शक मित्रों को जानना चाहिए कि दो अलग पहलू है। एक है सबस्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड्स जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं ड्रग के, और एज पर इंडियन लॉ जहां तक इंडियन फार्माकोपिया में इसके स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रोडक्ट को स्टेबल होना चाहिए शेल्फ लाइफ तक, एक्सपायरी तक। तो अगर आपकी प्रोडक्ट सब तरह से अच्छी है लेकिन कोई एक या ज्यादा स्टैंडर्ड्स में जो फार्माकोपिया दे उसमें नहीं पास हो रही है, तो उसको सबस्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरा एक जो बात है वो हम जिसको हम नकली दवाई या स्प्यूरियस कहते हैं, जो फेक है या स्प्यूरियस है, जो बहुत ही बड़ा खतरा है पूरी सोसाइटी के लिए, वो एक अलग इश्यू है। तो जहां तक जो स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें जितना रोल मैन्युफैक्चरिंग का होता है उतना सप्लाई चेन भी होता है, क्योंकि दवाइयों को स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। Absolutely.
पूरी सप्लाई चेन में इसको स्टोर किया गया है, नहीं किया है। अगर नहीं किया गया है तो जितनी मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है उतनी ही मार्केटर की भी है और उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन चेन की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि एक तो स्प्यूरियस का मसला तो अलग ही है, वो तो सीधा सीधा आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सब स्टैंडर्ड दवाई है ये कहकर मैन्युफैक्चरर बच नहीं सकते कि साहब ये शायद कम इतना गंभीर मामला है क्योंकि सब स्टैंडर्ड भी क्योंकि एक आम जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए तो रूल्स बने हुए हैं कि सब स्टैंडर्ड भी अगर आप हैं, आपकी दवाइयां हैं, तो आपको आपके लिए उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये इंसिडेंट्स रुक क्यों नहीं रहे हैं? अभी मैं देख रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं, हमने बहुत सारे पेन पॉइंट सॉल्व किए हैं दुनिया के, और हमारी क्वालिटी, हमारी अफोर्डेबिलिटी जो दवाइयों की है वो पूरी दुनिया में इसीलिए मशहूर है, और इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग जो सप्लाई है हमारा, हम दुनिया के टॉप देशों में आते हैं। और अगर वैल्यू के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 10वें 12वें नंबर पर अगर हम होंगे, तो इतना बड़ा मार्केट है हमारा, इतना बड़ा हम पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं पूरी दुनिया का, और हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा इस तरह के अगर केसेस आ रहे हैं तो हमें अलर्ट तो होना जरूरी है, लाजमी भी है। उर्वशी मैम, अब पॉलिसी लेवल पर इसमें क्या किया जा सकता है? क्योंकि बार बार ये आता है कि सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर्स जो हैं और जो स्टेट के जो ड्रग अथॉरिटीज हैं, उनके अधिकार क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और कई बार ये जो गैप है अधिकार क्षेत्र का, इसकी वजह से सब स्टैंडर्ड हो या स्प्यूरियस हो, इस तरह की दवाइयां मार्केट में आ जाती हैं। तो पॉलिसी लेवल पर किस तरह के इंटरवेंशन की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, इसमें दो पहलू हैं। एक तो सरकार की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से क्या रेगुलेशन हो सकता है, और उसके लिए बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल रेगुलेटर है, लेकिन स्टेट में भी रेगुलेटर्स हैं, तो उनकी कैपेसिटी और उनकी स्टाफिंग को और मजबूत करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू जो है, जो कंपनीज का खुद की मॉनिटरिंग है, खुद का रेगुलेशन है और ट्रांसपेरेंसी है कि वो अपनी क्वालिटी को ट्रांसपेरेंटली बाहर पब्लिक डोमेन में डालें, वो जो चीज है वो भी बहुत अहम है। क्योंकि आप देखिए, सरकार रेगुलेशन का रोल तो है ही, और उस बात से कोई मतलब आप उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार और रेगुलेशन एक हद तक जा सकते हैं। उसके आगे जो कंपनीज खुद हैं उनका भी दायित्व बनता है, और इसीलिए शायद हमने ये कोर्ट का भी रूलिंग देखा कि अगर आप कंपनी में हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, और वो बहुत जरूरी है कि हम उस बात को भी ध्यान में रखें। तो सरकार और रेगुलेशन और पॉलिसी को तो हमें मजबूत करना ही है। जो रेगुलेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, जो स्टाफिंग गैप्स हैं उनको इंश्योर करना है कि कहीं भी स्टेट में रेगुलेटर में कोई स्टाफिंग की कमी ना हो। तो वो सब चीजें तो हमें करनी ही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। लेकिन जो कंपनी का जो दायित्व है, और हर लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में जो अकाउंटेबिलिटी है, वो हर स्टेक होल्डर की होती है। और जब तक वो नहीं होगी तब तक ये समस्याएं सामने आती रहेंगी। एब्सोल्युटली मैम। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं। अब जो कंपनी बिल्कुल स्टैंडर्ड्स और सेट रूल्स के हिसाब से काम कर रही हैं, अगर उनमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आप उनको फिर भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में हैं, वो रूल बुक्स में हैं। लेकिन ऐसी कंपनियां जो कि जिनका ये धंधा ही है, अभी 2021 में 2-3 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं। आगरा में एक ऐसी कंपनी पकड़ी गई जो कि एक्सपायर्ड दवाइयां लेती थी और उनको नए पैकेज में फिर बेचती थी। इस कंपनी की धरपकड़ हुई। इसके अलावा एक और स्कैंडल सामने आया गुजरात में, जहां पर एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं फेविमैक्स 400 और फेविमैक्स 200, इनको बेचा जा रहा था नकली दवाइयों के पूरे उसके ताने बाने के साथ। इसके अलावा कानपुर में पकड़ी गई हैं इस तरह की फेक मेडिसिन। पूरा का ये सिर्फ 1 साल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और ये गाम्बिया वाला एग्जाम्पल हम सबके सामने है। वो हमारे ही देश की कंपनी है जिसकी वजह से अफ्रीका में बच्चे मारे गए। तो ये हमारे ही देश में ये कुकुरमुत्तों की तरह ये कंपनियों का जाल है। सवाल ये है कि इन पर क्रैकडाउन क्यों नहीं होता है? कहां हमारी मॉनिटरिंग में कमी आ रही है? कहां हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है? और इसके और ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने जिस कंपनी के बारे में कहा है, ये दवाई सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई थी। आप सोचिए, ये सब स्टैंडर्ड दवाई सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई थी।
जहां पर आदमी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तो ये हाल अगर है हमारे यहाँ पूरा, अब इसमें सप्लायर क्या साइड का प्रॉब्लम है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है, कहाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये एक आम आदमी नहीं जानता। इसके लिए तो एक पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी हो। तो घटिया दवा, सब स्टैंडर्ड दवा, उस पर बड़ी सजा, मद्रास हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है और उसी के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को कर रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इतना बड़ा हमारा इंडिया का मार्केट है, ग्लोबल मार्केट शेयर भी हमारा बहुत शानदार है, 26 बिलियन डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और 18-20% के हिसाब से ये एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे से राइज हो रही है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 50 बिलियन डॉलर के आसपास तो हम खुद जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उसका साइज हो गया है, मार्केट साइज, इतना बड़ा साइज। लेकिन उसमें जवाबदेही जिस लेवल की सुनिश्चित होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, तो करना क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब स्टैंडर्ड दवाइयां ये कुछ कम महत्व का मुद्दा है, ऐसा हम बिल्कुल भी ना माने। बिल्कुल। दिस विल बी अ बिग फैलेसी। आप देखिए, कार्बिमाजोल नाम की दवाई एक्चुअली यहाँ पे सब स्टैंडर्ड पाई गई थी, जो तमिलनाडु में ये पूरा केस जिससे तैयार हुआ। ये थायराइड को ट्रीट करने की दवाई है। जिन लोगों का थायराइड ज्यादा एक्टिव होता है उनको कंट्रोल करने के लिए दवाई ली जाती है। अभी समझिए, अगर सब स्टैंडर्ड दवाई थी, बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स दवाई खाते होंगे और वो सोचेंगे या कि हमारा जो है प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा, और एक्चुअली वो कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि उनका थायराइड का प्रॉब्लम और बिगड़ भी सकता है। तो सब स्टैंडर्ड दवाई इज ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ये पहला मुद्दा है ना। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि जब बिजनेस को बढ़ावा देने की एक पॉलिसी तैयार होती है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलेशन किसी भी तरीके से वीकन हो या नेग्लेक्ट किया जाए। इस समय एक्चुअली भारत में जो ड्रग रेगुलेटर्स होते हैं हर स्टेट में, हर 50 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पीछे एक ड्रग इंस्पेक्टर का होना अपेक्षित है। लेकिन इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी जो कि ठाकुर फाउंडेशन ने सपोर्ट किया था जिसको, और उसमें पाया गया कि बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग रेगुलेटर्स की संख्या इनएडिक्वेट है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में ओनली 1/2 to 1/3 ऑफ द ड्रग रेगुलेटर्स वर इन प्लेस। इवन जो सीओ है नेशनल लेवल पे, उसमें भी 22% पोस्ट वेकेंट थे। तो ड्रग इंस्पेक्टर सफिशिएंट नहीं होंगे। ड्रग रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, अगर उसमें वैकेंसीज होंगी तो कैसे इंस्पेक्शंस होंगे और कैसे ये पाया जाएगा कि कहाँ पे सब स्टैंडर्ड दवाइयां बन रही हैं और कहाँ पे क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर ड्रग रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और तीसरी बात यह है कि क्या हम इसमें हेल्थ एक्टिविस्ट को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो फीडबैक दें कि अगर कहीं पे भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं दवाइयों का। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में, हम लोग गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के साथ काम करते हैं रेगुलरली। अगर लगातार ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि दवाइयां सब स्टैंडर्ड है, तो दे शुड बी एबल टू मेक अ कंप्लेंट। दे शुड बी हैव एंड दिस इज हाई टाइम, एंड दिस इज हाई टाइम। WHO ने अब देखिए, शिकायतें घरेलू स्तर पर आए तो वो घरेलू स्तर पर उनका निपटारा भी हो जाता है, लेकिन WHO जैसी संस्था ने अलर्ट किया पूरी दुनिया को कि देखो आप भारत के, अब देखिए हम जानते हैं कि हमारी दवाइयां अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, हम जानते हैं कि हम दुनिया की फार्मेसी हैं, लेकिन WHO की एक इशारा, एक छोटा सा इशारा पूरे की पूरी फार्मा इंडस्ट्री पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इसलिए दिस इज हाई टाइम। और एक मैकेनिज्म जिसकी हम बात करें, डॉक्टर विरिंची शाह, अब स्टेट के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, बार बार शिकायत ये आती है कि भाई सेंट्रल रेगुलेटर से आप पूछे तो वो कहते हैं कि स्टेट के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने लाइसेंस दे दिया, कुकुर मुत्तों की तरह जो है गली गली में जो है इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली हुई हैं। मैं पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा कर चुका हूं कि 2 आप एंटीबायोटिक बना दीजिए, तीसरी एंटीबायोटिक बन जा रही है। तो ये इस तरह का आप सिस्टम है तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। डॉक्टर शाह, देखिए, मैं एक तो बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात कहना चाहता हूं आपको। ये जो आप बार बार गाम्बिया की बात कर रहे हैं, लेट अस बी क्लियर कि गाम्बिया का जो इश्यू है वो भी स्टिल इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। गाम्बिया के जो कंट्री के जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड जा चुके हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गाम्बिया में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
तो सडनली बिकॉज किसी ने एक तो सर क्लीन चिट भी नहीं देते ना डॉक्टर विरंची शाह। हाँ डॉक्टर विरंची शाह, नहीं तो क्लीन चिट भी नहीं देते ना। लेट अस कंसीडर दिस, लेट अस कंसीडर दिस एज अ बिग इश्यू। इसको क्लीन चिट भी ना दें, मैं यही कर रहा हूं, इसको क्लीन चिट भी ना दें। लेकिन आप उसको जजमेंट पास मत कर दीजिए कि गांबिया में इंडिया गलती है और ये सब हमारा खराब चल रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी की। भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे यूनिट्स हैं जो WHO GMP सर्टिफाइड है। मुझे दुनिया का एक और देश बताइए जिसमें इतने सारे यूनिट WHO। सर तो कौन सवाल उठा रहा है उनपे? हम तो कह रहे हैं सर, मुझे बोलने, मेरा पक्ष सर रखने दीजिए। आप देखिए, मैं सर जो हमारा उजला पक्ष है डॉक्टर शाह, जो हमारा उजला पक्ष है सर, आप समझिए, देखिए आप देखिए आप सर मुद्दे का मर्म तो पकड़िए डॉक्टर विरंची शाह। आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं। मेरा कहना यह है डॉक्टर विरंची शाह, जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। हमारा भारत दुनिया की वर्ल्ड फार्मेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बहुत शानदार कंपनी है हमारी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम फार्मेसी में। लेकिन इस तरह के स्टैंड अलोन केसेस भी जो अगर आ रहे हैं, उनको हम दूर कैसे करें? हमको ये पेन पॉइंट समझना है ना सर। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए तालियां, उनको बारंबार प्रणाम है हमारा। पर जो पेन पॉइंट्स हैं, जो तालाब की गंदी मछलियां हैं, उन्हें कैसे सर दूर करें? इसके लिए मैकेनिज्म क्या हो? मैं दो बातें इसमें कहूंगा। एक तो 2015 का सर्वे था, उसमें करीब 50,000 सैंपल स्टडी किए गए थे अक्रॉस इंडिया। इसमें पाया गया था कि स्पूरियस ड्रग्स, जो फेक आप जो कह सकते हैं, वो इंडिया में 0.3% की मात्रा में है। और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो अब अभी जो ये माननीय न्यायालय का जो जजमेंट है उसकी रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वो 4 to 5% था। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो इट इज एट पार विद द रेगुलेटेड और जो मैच्योर कंट्रीज है उसके हिसाब से हमारा जो ग्लोबल है वो 6% है, अब उससे भी कम है। ऐसे रिकॉल्स यूएस और यूरोप में भी आते रहते हैं, जहां स्टैंडर्ड से बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकती है, स्टोरेज, सप्लाई, काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो इसमें देखिए अब नहीं विरंची साहब, देखिए मुझे लग रहा है कि आप बार बार आप सोच रहे हैं कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर सवालिया निशान। देखिए आप बात कर रहे हैं गांबिया का केस अभी अंडर कंसीडरेशन है। गांबिया का जो केस है वो डाइथरीन ग्लाइकोल से जुड़ा हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल से जुड़ा हुआ है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1986 से लेकर 2020 तक हमारे देश के बच्चे नहीं मरे सर क्या? वो डाइथिलीन ग्लाइकोल से के जो कफ सिरप हैं उनको पी के हमारे देश के बच्चे नहीं मरे हैं? हमारे देश के बच्चों की भी मौत हुई है और उसके मैन्युफैक्चरर भी हमारे देश के ही थे सर। तो ऐसा नहीं है कि हम आंख पर पट्टी बांध के बैठ जाएं कि हमारे देश में सब कुछ गुडी गुडी है। मैं कह रहा हूं कि जहां पर पेन पॉइंट है, इसी पर्सपेक्टिव में मैं एक जवाब देना चाहता हूं। हाँ, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। यस जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जी, और जो हमारा जो अभी का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है वो 1940 में बना था। ठीक है, एक रिव्यू मैकेनिज्म चल रहा है, इस ड्रग को, इस एक्ट को कैसे अपडेट किया जाए, कैसे जिसको हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कहते हैं, ऑलरेडी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात चल रही है। बिल्कुल। और हम इडमा गवर्नमेंट और रेगुलेटर के साथ डिस्कशन में है, हम उनके साथ हैं। आई एम श्योर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आए। यस आई एम श्योर कि ये रिफॉर्म सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, बिल्कुल आपके इनपुट्स चाहिए होंगे गवर्नमेंट को। सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ के रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, हाई टाइम। उर्वशी मैम, जाते जाते आपके रिमार्क्स मैम, अब फ्यूचर आप इस पूरी बहस का क्या देखते हैं? सर एक पिक्चर लेना कि पूरी इंडस्ट्री खराब है, इससे मेरा प्रॉब्लम है। नहीं सर, ऐसी कोई पिक्चर हम नहीं बना रहे सर, हम तो पेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं सर, हम इंडिया की फार्मेसी ऐसी थोड़े ना बने खराब पिक्चर के साथ। शानदार पिक्चर है हमारी और बहुत शानदार हम काम कर रहे हैं, लेकिन पेन पॉइंट्स एड्रेस करना आवश्यक है। उर्वशी मैम जी, तो जैसे मैंने कहा कि एक तो कोई शक नहीं है कि जो हमारे रेगुलेटर की कैपेसिटी है, स्टाफ की स्ट्रेंथ है, उसको हमें जरूर मजबूत करना है। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बोर्ड हमें उसको मजबूत करना है। और नया एक्ट, एक ड्राफ्ट एक्ट पब्लिक डोमेन में है अभी कमेंट्स के लिए, तो मुझे लगता है कि वो नया एक्ट जब आएगा तो उससे और मजबूत होगा पूरा जो क्वालिटी का एक एस्पेक्ट है। सर्टिफिकेशन जो है, मुझे लगता है उस पर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है इस नए एक्ट में। और मुझे लगता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन आप देखेंगे कि रेगुलेशन में आगे भी
इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। एक आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी वो है पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट एम्पावरमेंट। और इसमें सरकार भी कुछ कदम उठा रही है, लेकिन इसमें हमारी फार्मा इंडस्ट्री भी अगर साथ में जुड़ के एक रोल प्ले करे तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, या पेशेंट को एम्पावर करना बहुत जरूरी। उसको आप इन्फॉर्म कीजिए, पेशेंट को उतना ही एम्पावर होगा, और एम्पावर और इन्फॉर्म्ड एक पेशेंट अगर होगा तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी एंड पे ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है इसमें पूरी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, मीडिया, सबको मिलकर अपनी अपनी भूमिका निभानी है ताकि हम आने वाले दिनों में एक बेहतर पिक्चर देख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उर्वशी मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विरंची शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।